हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी के इस कहानी 369 में। तो चलिए आज की कहानी करते हैं शुरू। तुम गाड़ी निकालो सोनू, मैं तैयार हूँ, कहते हुए रीता खुशी से बाहर दरवाजे की तरफ मुड़ी। सोनू कार लेकर मेन गेट पर इंतजार करने लगा। रीता कार के अंदर आकर बैठ गई। बड़ी खुश लग रही हो रीता, सोनू ने शरारती अंदाज में कहा। मायके में फंक्शन हो तो हर लड़की खुश होती है सोनू, तुम्हें पता है मेरी राम्या दीदी से अभी बात हुई, वह भी निकल गई है, रीता ने चहकते हुए कहा। सोनू बोला, रीता तुम मायके से वापस कब आ जाओगी? तुम तो जानती हो तुम्हारे बिना यहाँ घर की क्या हालत हो जाती है। रीता बोली, पतिदेव जिम्मेदारियाँ कभी खत्म नहीं होंगी, कम से कम मुझे 2-3 दिन तो मायके का लुत्फ उठाने दो। तुम तो जानते ही हो हर लड़की को अपने मायके से कितना लगाव रहता है, और माँ पापा के चले जाने के बाद भी भाई राघव ने हमें कभी उनके ना होने का एहसास नहीं होने दिया। सोनू बोला, हाँ रीता जानता हूँ, तभी तो पूछ रहा हूँ वापस कब आओगी, वरना तुम्हारी याद में मैं यहाँ सूख जाऊँगा। रीता बोली, कुछ भी रहने दो, मैं जाऊँगी तो तुम्हें तो खुशी हो ही रही होगी, सोच रहे होंगे अच्छा हुआ अब 2-3 दिन कोई रोकेगा टोकेगा नहीं। तुम चाहो तो शाम के फंक्शन के बाद तुम भी मेरे मायके रुक जाओ। सोनू बोला, नहीं पापा नहीं, मैं रात तो वापस अपने घर आ जाऊंगा, तुम्हारा मायका तुम्हें मुबारक हो। और दोनों रीता बोली, अभी फोन पर राम्या दीदी से बात हुई थी, हंस पड़े, वह भी मायके आने के लिए निकल चुकी है। सोनू बोला, साहू साहब भी आ रहे हैं ना? रीता बोली, नहीं सोनू, जीजा जी नहीं आ पाएंगे, तुम तो जानते ही हो जीजा जी ऑफिस से एक दिन भी छुट्टी लेते हैं तो उनकी पगार कट जाती है। और राम्या दीदी के घर के रीता और राम्या दोनों बहनें अपने हालात तो आप जानते ही हो, मायके जा रही थी। उनके इकलौते भाई राघव व भाभी सौम्या की बेटी का 5वां जन्मदिन था, जो बड़ा धूमधाम से मनाया जाने वाला था। सौम्या भाभी रीता और राम्या को देखकर बड़ी खुश हुई। शाम को फंक्शन था जिसकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही थी। राघव ने दोनों बहनों का स्वागत किया और उनको उनके कमरे में सारी व्यवस्था कर दी। राघव का घर बहुत बड़ा था, इसलिए फंक्शन घर में ही रखा गया था। मेहमानों के लिए खाना बाहर से मंगवाया गया था। राघव बोला, खाना तो पूरा बाहर से आ रहा है, मगर मेहमानों को डिस्पोजल थालियों में खाना नहीं देंगे, उनके लिए बर्तन घर में से ही निकाले जाएंगे, क्योंकि खाना सर्व करते समय वे थालियाँ उड़ जाती हैं। और सही बोलूँ तो मुझे कभी डिस्पोजल गिलास और प्लेट पसंद ही नहीं। सौम्या बोली, हमारे पास अनगिनत बर्तन हैं, आप चिंता मत करिए, मैं काम वाली बाई रेखा से सारे स्टील और कांच के बर्तन निकलवा लूँगी और खाना सभी को उसी में सर्व किया जाएगा। सौम्या बोली, राघव सभी मेहमानों को रिटर्न गिफ्ट में चांदी के सिक्के देने थे, वे आप ले आए हैं ना? राघव बोला, हाँ, ज्वेलर्स वाले का कारीगर घर आकर दे गया। रमेश भाई बोल रहे थे इतने सारे सिक्के हैं तो घर ही भिजवा देता हूँ। रीता और राम्या भाई भाभी की शानो शौकत से बहुत खुश थे। दोनों को याद है बचपन के वह दिन जब माता पिता ने अपनी खुशियों को मारकर राघव को पढ़ाया लिखाया था, और आज राघव के पास आकर अपार संपत्ति थी। माँ पापा यह देखने के लिए जिंदा नहीं रहे। राम्या बोली, रीता आज माँ पापा होते तो राघव की सफलता देख कितने खुश होते ना? रीता बोली, हाँ दीदी, भाई भाभी के तो मजे हैं। अच्छा छोड़ो यह सब, राम्या दीदी और यह बताओ, आपको पता है ना सौम्या भाभी शाम के 30,000 का लहंगा पहनने वाली हैं। उनका फ़ोन आया था और वे कह रही थी सभी को लहंगा पहनना है, तो मैं भी लहंगा लाई हूँ दीदी। याद से लहंगा लाई है ना? रीता ने उत्साहपूर्वक पूछा। हाँ रीता, मैं लहंगा लाई तो हूँ, मगर बहुत भारी वाला लहंगा नहीं है मेरे पास। यह देख, राम्या ने अपना लहंगा सूटकेस में से निकाला। हाँ दीदी, ठीक तो है, वैसे मैं 2 लहंगे लाई हूँ, देखो आपको जो पसंद आए आप पहन लेना। रीता ने अपने दोनों लहंगे राम्या दीदी को दिखाए। राम्या की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी थी नहीं, यह बात रीता जानती थी, इसलिए रीता हमेशा सब कुछ एक्स्ट्रा ही लेकर आती थी ताकि वह अपनी महंगी चीज़ें राम्या दीदी को भी पहनने को दे पाए। मगर राम्या दीदी बहुत स्वाभिमानी थी, इसलिए रीता
उनको कभी एहसास नहीं होने देती थी कि वह जानबूझकर दो चीज़ें लाई है, क्योंकि राम्या दीदी जल्दी से किसी दूसरे की चीज़ हाथ नहीं लगाती थी। उनका मानना था कि हमारी परिस्थिति जितनी हो हमें वैसे ही कपड़े पहनने चाहिए, किसी और की महंगी चीज़ें पहनकर दिखावा क्यों करना। रम्या बोली, नहीं रीता, जब मैं अपना लहंगा लाई हूँ तो तुम्हारा लहंगा क्यों पहनूं? दीदी, यह मेरा लहंगा, पहनोगी तो मुझे अच्छा लगेगा, कहकर रीता ने जबरन राम्या को लहंगा पकड़ा दिया। राम्या को न चाहते हुए लहंगा लेना पड़ा, मगर शाम को जब उसने रीता का लहंगा पहना तो उसे बहुत खुशी हुई और वह रीता से बोली, अच्छा हुआ रीता, तुमने मुझे यह लहंगा पहनने दिया, वरना मेरा लहंगा तो बहुत हल्का था, शायद इस फंक्शन में पहनने लायक भी न था। शाम को फंक्शन में बहुत रौनक लगी थी। सौम्या भाभी बहुत सुंदर लग रही थी। उन्होंने सर से पांव तक सोने के आभूषण पहने थे। पहने भी क्यों ना, राघव भैया लाखों में कमाते हैं। सौम्या भाभी पूरे फंक्शन में अपने मायके वालों और अपनी सहेलियों के साथ व्यस्त थी। वैसे भी सौम्या भाभी भी अपनी हाई फाई सोसाइटी के लोगों के साथ रहने की इतनी आदत बन चुकी थी कि उन्हें कोई दूसरा सामने नजर ही नहीं आता था। दोनों बहनें रीता और राम्या ने मिलकर सभी मेहमानों का खूब ध्यान रखा, ताकि किसी को यह महसूस ना हो कि जिसके फंक्शन में आए हैं उसे तो बात करने की फुर्सत भी नहीं। हाँ, राघव सभी को बराबर इज्जत दे रहा था। राघव का स्वभाव था ही कुछ ऐसा, बहुत व्यवहारिक। राघव बिल्कुल अपने पापा रामड़ी लाल जी की तरह था। वह भी लोगों को बहुत इज्जत दिया करते थे। सभी मेहमान खाना खाकर जा चुके थे। राघव बोला, कैसा रहा दीदी फंक्शन? आप लोगों को किसी चीज़ की कमी तो नहीं लगी ना? रीता और रम्या बोली, भाई फंक्शन बहुत अच्छे से रहा, तुमने सब कुछ बहुत अच्छे से अरेंज किया था। थोड़े बहुत गप्पे मारकर भाई बहन अपने अपने कमरों में जाकर सो गए। सौम्या भाभी के मायके वाले रात को किसी वजह से बेटी के घर रुक नहीं पा रहे थे, इसलिए सौम्या भाभी अपने मायके वालों को छोड़ने उनके गेट तक गई हुई थी। रसोई से आ रही आवाज़ से सुबह रीता की नींद उड़ी। वह रसोई में आकर बोली, राम्या दीदी, यह क्या, आप सुबह सवेरे जल्दी उठकर रात के बर्तन मांज रही हैं और सौम्या भाभी अब तक उठी भी नहीं है। रीता कल रात फंक्शन खत्म होने के बाद सौम्या भाभी बता रही थी कि आज उनकी कामवाली बाई नहीं आने वाली है। मेरी नींद सवेरे जल्दी उठ गई तो मैंने देखा सिंक में बहुत सारे बर्तन जमा हो चुके हैं, इसलिए बर्तन खींचने बैठ गई। रीता बोली, दीदी, सौम्या भाभी की पहचान में तो ढेरों काम वाली बाई हैं, एक फ़ोन घुमाएंगी तो 10 आ जाएंगी। वैसे भी सौम्या भाभी कहती हैं कि कभी भी उनकी काम वाली बाई छुट्टी लेती है तो वह किसी और बाई को बुलाकर घर के सारे काम करवा लेती है। और कल रात तो उनके घर इतना बड़ा फंक्शन था तो आज काम बहुत ज़्यादा है। वह आज किसी न किसी बाई को बुलवाकर यह सारा काम करवा ही देंगी। फिर आप क्यों इतने सारे बर्तन अकेले करने बैठ गई हो? एक बार सौम्या भाभी के उठ जाने दो, फिर वह क्या बोलती हैं आज तो सुन लो। अगर वह कहेंगी कि हमें हाथ से ही सारा काम करना पड़ेगा तो हम तीनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। आप आओ, बाहर बैठते हैं, मैं चाय बना लेती हूँ, पहले चाय पी लेते हैं। राम्या बोली, रीता, तुम एक तरफ चाय चढ़ाओ, मैं थोड़े बर्तन कर लेती हूँ, फिर साथ बैठकर चाय पियेंगे। वैसे भी देखो ना, सुबह के 10 बजने वाले हैं और सौम्या भाभी कब उठेंगी क्या पता। तब तक यह रात के जूठे बर्तन ऐसे ही पड़े रहेंगे, इसलिए मैं थोड़ी घिसकर आती हूँ। रीता बोली, आप भी न दीदी। एक बार भाभी उठ जाती और बता देती कि बाई का क्या माजरा है, फिर साथ काम कर लेते, मगर आप तो जिद्दी हैं, कहाँ सुनने वाली हैं। रीता जानती थी राम्या दीदी काम करने में किसी की नहीं सुनती थी और इसी बात का फ़ायदा उठा जाती थी सौम्या भाभी। रीता के पति सोनू खुद बहुत अच्छा कमाते थे, इसलिए सौम्या भाभी रीता की बहुत इज्जत करती। मगर राम्या के पति इतना खास नहीं कमाते थे और राम्या दीदी का स्वभाव भी बहुत अच्छा था, जिस वजह से सौम्या भाभी को पता होता था कि अगर राम्या दीदी को कुछ कह दिया जाए तो राम्या दीदी वह काम पूरा कर ही लेंगी। इसी का नतीजा था कि सौम्या भाभी को घर में रात के पड़े बर्तनों की कोई फिक्र नहीं थी और राम्या दीदी उठकर सवेरे से बर्तन करने बैठ गई थी। रीता मन से बहुत सब समझती थी, मगर बोलकर बुरी नहीं बनना चाहती थी। राम्या दीदी स्वभाव से सरल थी, इसलिए वह कभी भाभी की बुराई सुन नहीं पाती थी। चाहकर भी रीता
उन्हें अपनी भाभी का यह रूप नहीं दिखा पाती थी। और सौम्या भाभी को आज किसी बाई को बुलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि रम्या दीदी घर में है। रीता यही सोच रही थी कि उसे सौम्या भाभी की जोर से आवाज़ आई। सौम्या भाभी चिल्लाते हुए अपने कमरे से बाहर आई। सोने का नेकलेस नहीं मिल रहा है। सभी यह सुनकर हक्के बक्के रह गए। सौम्या भाभी बोले जा रही थी, मैंने सब जगह देख लिया मगर नेकलेस नहीं मिला। राघव, रम्या, रीता और सौम्या सभी नेकलेस ढूंढने में लगे मगर नेकलेस कहीं नहीं मिला। दोपहर का खाना बनाकर दोनों बहनें और सौम्या भाभी साथ में खाना खाने बैठे। तब सौम्या भाभी ने बातों बातों में कहा, कहीं गलती से आप लोगों के बैग में ना चला गया हो। दीदी, आप लोग अपना बैग चेक कर लीजिएगा। यह सुनकर रीता को गुस्सा आ गया और वह बोल पड़ी, भाभी यहाँ आप कैसी बातें कर रही हैं? सोने का नेकलेस ऐसे कैसे बैग में चला जाएगा? रात के फंक्शन के बाद बस हम लोगों ने कपड़े बदले और सो गए। हमें इतनी अक्ल की कमी नहीं है कि बैग में सोने का नेकलेस चला जाए और हमें पता भी न चले। रम्या ने बात संभालते हुए कहा, हाँ भाभी, हम अपना बैग भी एक बार चेक कर लेंगे। सौम्या राघव से कमरे में जाकर बोली, मुझे आपकी रम्या दीदी पर शक है, कहीं उसने ही मेरा नेकलेस चोरी ना कर लिया हो। वैसे भी उनकी परिस्थिति कुछ खास अच्छी नहीं है। राघव बोला, सौम्या पागल हो गई हो? क्या जानती भी हो तुम मेरी बहन पर इल्ज़ाम लगा रही हो? सौम्या बोली, हाँ जानती हूँ, देखा था कल फंक्शन में भी रीता दीदी का लहंगा पहन घूम रही थी। एक लहंगा लेने की औकात नहीं है उनकी। रीता ने यह सारी बातें सुन ली और वह रम्या दीदी से आकर बोली, दीदी हम अभी के अभी यहाँ से चले जाएंगे, हमें यहाँ एक पल भी नहीं रुकना। रम्या बोली, ऐसा भी क्या हो गया रीता? रीता अपनी दीदी का दिल दुखाना नहीं चाहती थी, इसलिए वह कुछ बोली नहीं। उतने में सौम्या की बेटी आई और सभी से बोली, मम्मा यह देखो, मुझे बेड के नीचे से क्या मिला। देखा तो सौम्या भाभी का नेकलेस था जो उन्होंने रात को उतारकर ऐसे ही रख दिया था और वह बेड के नीचे जा चुका था। रीता को यह देखकर बड़ा गुस्सा आया और वह कहने लगी, भाभी आप अपना सामान कभी सहेज कर नहीं रखती और बाद में दूसरों पर आसानी से इल्जाम लगा देती हैं। मुझे आज भी याद है जब आपकी गोद भराई थी और आपने अपना रियल पर्ल वाला हार किचन की ट्रॉली में ऐसे ही छोड़ दिया था और सबका बैग चेक करने को कहा था। हाँ, हम मानते हैं आप हमसे कई गुना अमीर हो। इसका मतलब यह नहीं कि आप दूसरों को नीचा दिखाएं। आपका यही रवैया रहा तो शायद लोग आपके घर आना पसंद ना करें। रम्या दीदी से जब कुछ काम निकलवाना हो तो आप आसानी से निकलवा लेते हैं, मगर आज नेकलेस गायब होने पर आपको उन्हीं पर शक होने लगा था। वाह भाभी वाह, मैं जानती हूँ आप चाहती तो आज भी किसी भाई को बुलवाकर घर के काम भी करवा सकती थी, मगर आपने जानबूझकर भाई को नहीं बुलाया ताकि रम्या दीदी उठकर घर के काम कर लें। भाभी किसी की अच्छी परिस्थिति नहीं है, इसका मतलब यह नहीं कि आप उसका फायदा उठाएं। वह तो दीदी सरल स्वभाव की हैं, इसलिए आपका पखंड समझ नहीं पाती हैं। सौम्या को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने दोनों बहनों से माफ़ी मांगी। भाभी हम आपको माफ़ी नहीं मंगवाना चाहते, बस यही चाहते हैं कि आप अपना सामान सहेज कर रखो। यूँ बेवजह दूसरों पर इल्ज़ाम लगाना अच्छी बात नहीं है, रम्या ने धीरे से कहा। रीता बोली, रम्या दीदी आप महान हो जो इतना सब कुछ होने के बाद भी इनसे शांति से बात कर रही हूँ, मगर मैं कह देती हूँ, जिस घर में मेरा और मेरी बहन का अपमान हो ऐसे मायके से मेरा कोई वास्ता नहीं। ऐसे मायके से तो मायके रहना अच्छा है। राघव बोला, बहन प्लीज़ ऐसा मत कहना कभी। मैं सौम्या की तरफ से तुम दोनों बहनों से माफ़ी मांगता हूँ, मगर कभी अपने मायके ना आने की बात मत करना। रम्या बोली, भाई माता पिता के जाने के बाद मायके आकर बस तुम्हें उनकी छवि महसूस करनी है, वरना ऐसी बात नहीं है कि मैं कुछ समझती नहीं, बस चुप रहती हूँ ताकि मेरा मायका बना रहे। रीता भी बोली, भाई तुम्हारा मुँह देखकर ही तो अब तक मायके आते हैं। सौम्या भाभी ने कभी ऐसा व्यवहार रखा ही नहीं कि मायके आने की इच्छा हो। रम्या और रीता ने अपनी भाभी को माफ़ तो कर दिया, मगर अब मायके आना बहुत कम कर दिया था। जहां अपने स्वाभिमान को ठेस पहुंच जाए वहां से इंसान का मोह खत्म हो जाता है, और कुछ यही हुआ दोनों बहनों के साथ। भाभी के ऐसे रवैये से मायके का मोह भी खत्म हो गया
और मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी यहीं तक। आप सभी को कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी, तब तक के लिए बाय बाय। पूरी कहानी सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।